दिस इज जतिन गुप्ता फॉर यूनाइटेड फेट्स सेकंड एपिसोड हमारा, जहां हम बात करते हैं एवरीथिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, रिव्यू, प्रीव्यू, मैच एनालिसिस, टैक्टिकल एनालिसिस। कल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच रहा नॉरिच के अगेंस्ट एफए कप में अवे फ्रॉम होम क्वार्टर फाइनल्स में, कोई बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। सारे के सारे प्लेयर्स जो भी बेंच से आए या फिर स्टार्ट किए, सब में वो रिदम की कमी लगी। जैसा कि हमने जो मैच देखा था जिसमें एंटनी मार्शियल ने हैट्रिक मारा था प्रीमियर लीग में शेफील्ड के अगेंस्ट थोड़े ही दिन पहले, उस मैच से बिल्कुल ही विपरीत ये मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड नजर आई। और ये थोड़ा सा लगा कि जैसे हम जोसे मरीनियो या एलवीजी के एरा पे हैं, जहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बॉल आगे बढ़ाया जा सके। शॉ, रशफोर्ड, किसी का भी लिंकअप प्ले उतना बेहतरीन नहीं था कि हम कह सके कि हम फुल्ली डिजर्व करते थे नॉर्विच को हराना अवे फ्रॉम होम 2-1। ये तो हैरी मैगवायर ने लास्ट में कहीं ना कहीं से गोल निकाल दिया, क्योंकि वो एक रेड कार्ड ले चुके थे। अदरवाइज तो वो प्रेशर भी डाल रहे थे सेकंड हाफ में, और 90 मिनट्स के बाद भी इवन बेटर साइड लग रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से, क्योंकि उन्होंने बहुत सी डिफेंडिंग की है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड वही डिफेंडिंग करता तो क्या पता 3 से 4 गोल भी खा सकता था। तो आई एम डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय 3 यूनाइटेड फेथफुल्स। फर्स्ट इज हर्षित, सेकंड इज अर्नव, थर्ड इज तेजस्वी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तो ये बोलना चाहेंगे, तेजस्वी पिछली बार हमने कहा था कि कॉफी मेकर क्या होता है, क्या प्रोसीजर है आपका, ये जो जॉब टाइटल है क्या है असलियत में? तो हम लोग कॉफी रोस्टर हैं, और हम साउथ से बहुत हाई ग्रेड स्पेशलिटी कॉफी ग्रीन बीन्स लेके आते हैं और उनको रोस्ट करते हैं। तो जो कॉफी बीन्स आपको मार्केट में मिलती है, इंस्टेंट कॉफी नहीं, स्पेशलिटी कॉफी है, कॉफी आपको ब्रू करनी पड़ती है। तो वो ग्रीन बीन्स को हम लेके आते हैं, उनको उनकी बेस्ट फ्लेवर प्रोफाइल के हिसाब से उनको रोस्ट करते हैं और फिर वो आगे सेल करते हैं। सो कॉफी बीन्स हो गए, ग्राउंड कॉफी होगी, और हम ग्राउंड कॉफी से अब हमने कोल्ड ब्रू और कोल्ड ब्रू कॉन्सेंट्रेट भी बनाना शुरू किया है। वो बॉटल्ड है और रेडी टू ड्रिंक है, रेडी टू यूज है। सो दिस इज व्हाट वी डू। यार कॉफी विद लिंगार्ड को पिलानी पड़ेगी, तेजस्वी भी चालू करना पड़ेगा फिर हमें, आई थिंक। अगला शो कॉफी विद तेजस्वी। हर्षित कह रहे हैं कि लिंगार्ड को कॉफी पिलाना पड़ेगा। लिंगार्ड का भी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। चलिए, लिंगार्ड तो हमारा इंस्टाग्राम क्वीन है जतिन, उसको फोटो खींचने से फुर्सत मिले तब तो गेम पे खेले हो। लिंगार्ड पे आएंगे हम। चलो लिंगार्ड पे भी आएंगे, पर स्टार्ट करते हैं अर्नव आपसे। नॉरिच के अगेंस्ट 2-1 की विक्ट्री, सेमीफाइनल्स में जगह एफए कप में, बट किस तरीके से यूनाइटेड की ये परफॉर्मेंस देखते हैं कंसीडर द फैक्ट कि हम इस सीजन में 2 कप कंपटीशन जीत सकते हैं, एक तो यूरोपा लीग है, सेकंड एफए कप। कप के नजरिए से देखूं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कप में रिजल्ट्स ही मैटर करते हैं, तो 2-1 जीते या 1-0 जीते, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कि ओले जब भी बी टीम उतारने की बात करते हैं या सोचते हैं, जो कि जरूरी है, किसी भी सीजन में आपको रोटेशन करते रहना पड़ता है, और अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, लेकिन वो उनकी बी टीम की अटैकिंग प्राउस को वो मिक्स मैच ठीक से नहीं कर पाते। मुझे लगता है लिंगार्ड, माटा और इगालो तीनों ही मतलब आपके सेकंड चॉइस हैं। आप एक फ्रंट थ्री कंप्लीटली एक सेकंड चॉइस, जिसमें एक 32 ईयर ओल्ड है, एक ऐसा लिंगार्ड जैसा बंदा है जो ऑलरेडी जूझ रहा है अपनी पोजीशन को बनाने के लिए टीम में, और कोई भी आगे नहीं रही है उसे। इगालो जो बेचारे मतलब बड़ी मुश्किल से टीम में 10-10 मिनट 5-5 मिनट खेल पाते हैं, तो कहीं से भी कोई एस्टेब्लिश प्लेयर नहीं है। ब्रूनो उस मिडफील्ड में मुझे अकेला दिखा, पूरी फ्रंट 6 में एक अकेला प्लेयर था जो बेचारा कुछ ट्राई कर रहा था, बट कहीं पर भी कोई विड्थ अवेलेबल नहीं थी। जो अंदर भी प्लेयर थे उनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, तो मिक्स मैच करना जरूरी है आई थिंक बेटर तरीके से। मार्शियल बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। मुझे लगा कि अगर शुरुआत मार्शियल से करते और इगालो को से 50 मिनट या 60 मिनट पे लाया जाता तो बात कुछ अलग होती। तो थोड़ा सा समझना पड़ा लिंगार्ड को, ये वो मैन सिटी की टीम नहीं है कि उस तरह का स्क्वाड नहीं है कि आप बर्नार्डो को ना खिला के महारेज को खिला दे या साने को खिला दे स्टर्लिंग की जगह, तो क्वालिटी नहीं गिरती है। यहाँ पे क्वालिटी का एक बहुत बड़ा डिप आता है, तो वो समझना जरूरी है थोड़ा सा।
उसका इम्पैक्ट पड़ा है बहुत ज्यादा टीम में। और फ्रेड और स्कॉट को आप साथ में नहीं खिला सकते, आई एम रियली सॉरी। मतलब टीम में मतलब क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है, पूरा पूरा ओनस अकेले ब्रूनो पे आ जाता है, जैसे ब्रूनो के आने से पहले पॉग्बा पे आ जाता। तो वो ये कॉम्बिनेशन थोड़े से वर्कआउट करने पड़ेंगे, सॉरी ओले को, और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और क्यों ना मैं तो ये कहूंगा कि मैं फ्रेड और लिंगार्ड को सेंट्रली स्टार्ट करा देता। क्या जरूरत थी हमें नॉर्विच के अगेंस्ट में? एक, हाँ मैं मानता हूँ हर्षित कि लिंगार्ड को मुझे स्टार्ट नहीं कराना चाहिए, लेकिन कम से कम मैं एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो फॉरवर्ड थिंकिंग हो। तो मेरे, हाँ आप इसके अलावा परेरा को खिला सकते थे शायद, तो डजंट मेक सेंस आई थिंक। हर्षित, आप इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं यूनाइटेड की नॉरिच के अगेंस्ट? यार जतिन, हम किसी तरह निकल आए, मैं तो ऐसे देखता हूँ परफॉर्मेंस को। और मैं ओले के ये टीम खिलानी थी, हम वीक बाय वीक अपनी बेस्ट टीम नहीं खिला सकते थे। तो एफए में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि डालो स्टार्ट करे, बेली स्टार्ट करे, और वैसा ही हुआ। और स्क्वाड मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन अटैकिंग माइंडसेट नहीं था यार। मतलब एज अ यूनाइटेड फैंस अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि अंदर बॉल्स क्रॉसेस आने चाहिए, वो नहीं आ रहे। और वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। नॉर्विच का एक शॉट ऑन गोल और एक वो गोल कर दिया, मतलब क्या हो रहा है ये? यूनाइटेड के 8 शॉट थे, उसमें से भी एक इतना ओपन स्पेस मिल गया तो स्कोर कर दिया इगालो ने। तो ये सब बातें मेरे लिए थोड़ी सी अजीब थी। एक जो मैंने नोट किया कि पॉग्बा के आने से बहुत ही डिफरेंस क्रिएट होता है, भले वो प्रीमियर लीग हो भले ही वो एफए हो। जितना भी कम टाइम मिले वो पूरे गेम को कंट्रोल में करते हैं। और भाई साहब, हमें लिंगार्ड को नहीं खिलाना है, लिंगार्ड को नहीं खिलाना है हमें। परेरा को मैं फिर भी मौका दूंगा। परेरा की सबसे अच्छी बात है कि दोनों फुट से काफी अच्छा कंट्रोल है। अगर हमें पुराना टाइम याद करें तो परेरा कॉर्नर्स बहुत अच्छा लिया करते थे और बहुत अच्छी ड्रॉप इन बॉल्स थी। रिसेंटली उसका गेम खराब हो गया है, लेकिन परेरा शुड स्टार्ट इन प्लेस ऑफ लिंगार्ड मेरे हिसाब से। इघालो का मुझे लगता है कि मार्शल को के साथ इघालो खिलाना ठीक था, अर्नब और तेजस्वी, बिकॉज मार्शल को यार अगले गेम के लिए हमें प्रिपेयर रखना है, ब्राइटन के साथ जो आने वाला है। और इघालो को वो मौका देना ठीक था। इस गेम में हमारे साथ जो हो उसको मैं टिम इफेक्ट भी बोलूंगा, कि जहां टिम क्रोल हमारे सेव करते गए वहां पे टिम क्लोजे अपना रेड कार्ड हो गए। तो वो रेड कार्ड का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जो हमने सेकंड हाफ में, बिकॉज मुझे तो लग ही रहा था कि गेम पेनल्टीज में जाने वाला है और वहां पे शायद हमारा लूज आउट हो जाता है। लेकिन फर्गी वाला एरा था, आखिरी टाइम में हम गोल मारने का हमारे डीएनए में है और वैसे ही हुआ। तो आई होप हम कम से कम ऐसे मौके बार बार इन्हें ना दें। और जो अगला फिक्सचर है 28 से 19 जुलाई को, चेल्सी हो या सिटी हो, हमारे लिए बहुत अच्छा मैटर करेगा। और आई होप और इंजरीज ना हो यार हमारी मेन स्क्वाड में ना, हमें खिलाने ये। तेजस्वी, आप किस तरीके से परफॉर्मेंस देखते हैं यूनाइटेड की कैरो रोड पे? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। जब प्लेइंग 11 बाहर आया तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड था और पता था कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होने वाली है। जैसे अर्नब ने बोला कि हमारा जो बी स्क्वाड है वो सिटी जैसा नहीं है, जिसमें अटैकिंग की कोई हमारे पास बेंच ना प्लेयर स्ट्रांग है ना कुछ स्ट्रांग है। हमारा विंग बहुत वीक है, मिडफील्ड बहुत वीक है। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 देख के मैं प्रिपेयर्ड था कि हमारी गेम कुछ बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। बट अगर जैसे अर्नब ने कहा कि मैकटोमिनाई और फ्रेड को हम एक साथ नहीं खिला सकते, आई थिंक मेरे हिसाब से मैकटोमिनाई फ्रेड एक साथ खेल सकते हैं, ब्रूनो के साथ वो चल सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि फ्रेड और मैकटोमिनाई जो आगे पास करने वाले प्लेयर्स हैं उनको आगे कोई था ही नहीं। लिंगार्ड को तो हमें खिलाने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो परेरा और लिंगार्ड की जगह तहीत चोंग, एंजल गोमेज, इनको चांस देना चाहिए बिकॉज ये आगे आ रहे हैं और ये फ्यूचर है यूनाइटेड का। जैसे हमारे काफी सारे प्लेयर्स हैं प्लेइंग 11 फर्स्ट टीम में, तो लिंगार्ड तो बिल्कुल ही बाहर हो जाना चाहिए। उसने कल काफी ट्राई किया खेलने का, नो डाउट, बट कोई बात नहीं बन रही थी। अगर लिंगार्ड को बेचना भी है तो आई थिंक कौन लेगा? थोड़ा चांस देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे प्लेयर पे 15-20 मिलियन खर्च नहीं करेगा जो पिछले से 20-25 मैच से नहीं खेल रहा है। तो जरूरी है कि उसको थोड़ा बहुत गेम टाइम मिले ताकि हम उसे अनलोड कर पाए, वरना अनफॉर्चुनेटली अगले साल भी हमें लिंगार्ड की जरूरत पड़ेगी अपने स्क्वाड पे। तो मेरे ख्याल से कि हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हम कप में एक ट्रॉफी के लिए यूरोपा लीग चलो साइड में छोड़ देते हैं, डोमेस्टिक टाइटल के लिए हम फाइट कर रहे हैं और क्वार्टर फाइनल स्टेज में हम आए हैं, सेमीफाइनल और फाइनल में तो उसको खिलाने की कोई वो ही नहीं है। तो प्रीमियर लीग में उसको खिला नहीं सकते क्योंकि हम टॉप 5 के लिए, टॉप 4 के लिए फाइट कर रहे हैं। यूरोपा में उसको नहीं खिला सकते और डोमेस्टिक कप्स में इस स्टेज पे आके उसको नहीं खिला सकते।
तो जो प्लेयर हम एक क्रूशियल स्टेज पे आके उसके आगे बाद जब खिला ही नहीं सकते हैं, तो उसको गेम टाइम देने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसकी टीम में फिर कोई जगह ही नहीं है। आप बाकी रिदम खराब कर रहे हो एक प्लेयर को अंदर डाल के, जिससे इंपॉर्टेंट मैचेस, बड़े मैचेस में जिसकी कोई जगह ही नहीं है, बेंच पे भी नहीं है, सॉरी टू से बेंच पे भी जिसकी जगह नहीं है, उसको गेम टाइम देने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। जहां पे आपको पोटेंशियल दिख रहा है, मेरे हिसाब से उन प्लेयर्स को अंदर लेके आना चाहिए। बट परफॉर्मेंस बहुत खराब थी कल। मैगवायर लकीली कल लास्ट में गोल कर गए, और जिस हिसाब से हमने जो पहला गोल कंसीड किया है, रोमेरो वो सेव कर सकते थे, उनकी फीट मूवमेंट अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने गोल कंसीड किया, वो डाइव प्रॉपर्ली नहीं कर पाए। और जहां तक मेरे को लग रहा है पेनल्टीज में जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो पेनल्टीज पे हम हार सकते थे। तो एक रिजल्ट ग्राइंड आउट किया है हमने, जो अच्छा था, बट आगे जाके हम चांसेस नहीं ले सकते। अब हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड ही खिलाना पड़ेगा। तेजस्वी, जिस तरीके से आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते जो नॉर्विच के अगेंस्ट हुई, अगर आपको 3 टॉप प्लेयर यूनाइटेड के चुनने उस मैच से, तो कौन होंगे, उनकी रेटिंग्स क्या होगी? मेरे ख्याल से ब्रूनो जाएगा 6.5-7 के बीच में, और उसके अलावा फ्रेड को मैं दूंगा 6.5, और डिफेंस में बेली और मैगवायर दोनों ने ही काफी अच्छा काम किया कल, तो 7 परफॉर्मेंस उन दोनों। अर्नब, आप किस तरीके से देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की रेटिंग, प्लेयर्स की रेटिंग जो नॉर्विच के अगेंस्ट हुई? इगालो को एक अच्छा रेटिंग देना चाहूंगा। इगालो शायद नंबर 3 पे होंगे मेरे लिए इस मैच पे। नंबर 2 प्लेयर मेरे हिसाब से मेरे यहाँ पे ब्रूनो को लेना पड़ेगा, क्योंकि 120 मिनट, जबकि मुझे लगा ब्रूनो काफी वेस्टफुल थे कल, लेकिन 120 मिनट खेले हैं ब्रूनो, और मुझे याद है 117वें मिनट पे भी उन्होंने चार्ज बैक करके वहां पे लेफ्ट बैक को रोका था उनके, तो बहुत ही कमाल का डेडिकेटेड परफॉर्मेंस था। 1-2 शॉट्स ऑन टारगेट भी थे, और भी शायद ज्यादा हो सकते थे। और प्रोबेबली मार्शियल मेरा टॉप परफॉर्मर था उस थोड़े से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जो मार्शियल का स्पार्क था वो जो मैंने देखा। पर चलो मार्शियल को बाहर रखते हुए मैगवायर को ही मैं टॉप रैंक दूंगा, क्योंकि मैगवायर ने एक विनर मारा, कैप्टन का रोल प्ले किया, और एक बहुत ही अच्छा सेव था उसके अगेंस्ट में। तो मैगवायर, ब्रूनो और इगालो। हर्षित? नॉर्विच के अगेंस्ट में थर्ड पे किसी को अगर देना चाहूंगा तो मैं मैगवायर को दूंगा। मैगवायर का नंबर 1 क्योंकि डिफेंस अच्छा किया और हमें गोल जिताया, मैच जिताया, एंड पीछे बेली के साथ अच्छी पार्टनरशिप थी। हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि कैसे क्या वो बन पाएगी बात, और वो पार्टनरशिप भी अच्छी आई। तो आई गेस मैगवायर अब अपनी वो पोजीशन धीरे धीरे सीमेंट कर रहा है। तो थर्ड वुड बी मैगवायर। सेकंड मैं देना चाहूंगा ब्रूनो को। ब्रूनो यार बार बार खिला रहे हैं उसे इतना इतना मिनट, बर्नआउट होगा बंदा। हमने देखा कि कहाँ एकदम से जब वो आया था तो क्या क्वालिटी थी, अब पूरा पूरा गेम प्ले अगर उससे दो, लेकिन उसमें भी दौड़ भाग कर रहा है, भाग रहा है, अपने पासेस विन कर रहा है। तो मुझे फर्नांडिस का वो स्पिरिट बहुत पसंद आता है, और जो हमारी टीम पे भी इम्पैक्ट किया, तो उस वजह से मैं नंबर 2 ब्रूनो को देना चाहूंगा। नंबर 1 मेरे लिए अभी भी पॉग्बा ही रहेंगे। वो आए, उन्होंने गेम कंट्रोल किया, वहां से कंट्रोल करने के बाद उस पूरी स्क्वाड में एक नई तरीके से जान डाली, वहां से हमने बॉल भी क्रिएट करी। हमारा रेड कार्ड भी जो आया वो प्रेशर पे आया जो पॉग्बा ने बनाया था। तो मेरे ख्याल से पॉग्बा वाज वेरी हाई इंपैक्ट इन द गेम अगेंस्ट नॉर्विच। कि मेरे लिए थर्ड थे मैगवायर, क्योंकि उन्होंने गोल मारा और उन्हीं की वजह से हम सेमीफाइनल्स में, प्लस जो क्रिटिसिज्म रिसेंट पे हुआ उनके बाद जो परफॉर्मेंस थी वो एक एडमायरेबल परफॉर्मेंस है। सेकंड नंबर पे मैं देना चाहूंगा फर्नांडिस को। सेम थिंकिंग कि वो एवरी सिंगल वीक खेल रहे हैं जब से वो आए हैं क्लब पे, और वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ एपिटाइट देते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि वो जब भी चांस मिस करते हैं ना, मोन करते हैं कि मैंने अगली बार अच्छा करूंगा इससे, और सभी टीममेट्स को बात भी करते रहते हैं उनके, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, चाहे गेम अच्छा जाए चाहे गेम उतना अच्छा नहीं जाए। और फर्स्ट पे मैं देना चाहूंगा इगालो को। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि बॉल तो मिस हो रहा था बहुत ज्यादा उनसे, बट सबसे अच्छी बात क्या है, डी पे बॉल होल्ड तो कर रहे थे, एटलीस्ट अपने को गोल स्कोरिंग को अपॉर्चुनिटी में रख रहे थे। क्योंकि जो उन्होंने गोल मारा पहला, वो उनकी खासियत थी कि वो उस पोजीशन पे थे कि वो गोल मार सके, अदरवाइज तो हमारा शायद पहला गोल ही नहीं खुलता, और क्या पता हम 90 मिनट से पहले ही मैच हार जाते। तो उस वजह से सेंडिंग ऑफ भी इगालो और ब्रूनो के कनेक्शन में हुआ है। इगालो ने बहुत अच्छी बॉडी पोजीशनिंग की थी, तो और कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगर
वो से फाउल न करते तो गोल था वो। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। आई थिंक छोटे टाइम में इगालो जो करते हैं, आई डोंट थिंक यूनाइटेड के पास और कोई है जो वो कर सकता है। तो वी हैव एनफ क्रेडिट, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वो चाइना से आए हैं तो उनको वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है, अब तो शायद और ज्यादा पर या ही हैज टू बी गिवन द क्रेडिट। लुकाको की जगह अच्छा ऑप्शन है, मतलब मैं फिर भी बोल दूंगा, अभी यंग है लेकिन हमारे पास चलो कोई एक फ्रंट में है इगालो के नाम पर। नॉरिच के अगेंस्ट तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, बट शेफील्ड के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस स्मूथ रहा था। मार्शियल ने हैट्रिक मारी और जिससे एक डिफरेंट वाइब आ रही थी, जो हम एफए कप के प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे। तो अगर प्रीमियर लीग के हिसाब से देखा जाए तो उस नजर से देखें तो ये कितनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थी। हर्षित आपसे स्टार्ट करते हैं, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3-0 से शेफील्ड को ओल्ड ट्रैफर्ड पे हराया। एब्सोल्यूट डिलाइट जतिन, वो वाली चीज तो ऐसी थी कि हमारी रात बन गई और खुश थे हम। एक नई रिवाम्ड स्क्वाड हमने देखी। इट वाज एनर्जी थी, मोमेंटम था उस गेम में, हमारे पास सब कुछ था। जो मुझे थोड़ा सा लगा कि एक तो यार ये अपना ग्रीनवुड चीता बहुत बनता है। वो नई नई उसमें स्पार्क है कि जैसी बॉल को अंदर से काट के है तो सीधा गोल पे अटेम्प्ट करे। रादर हमें ग्रीनवुड का फोकस ये होना चाहिए कि जो आगे अंदर प्लेयर्स हैं उसको पास करे और अंदर बॉल को कवर करके गोल करने का ट्राई करे। तो ये मैंने नोटिस किया, क्योंकि ग्रीनवुड भी अपने आप की पोजीशन को प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं 1-2 गोल वो सोलो गोल करके जिताए, लेकिन उस चीज पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। नो डाउट कमिंग इन फ्रॉम द राइट फ्लैंक और वहां से लेफ्ट कर्लर जो मारता है वो मुझे काफी पसंद आता है। राइट, दूसरा जो मेरा टेक अवे था, ऑफकोर्स हम 3-0 जीते, मार्शल की हैट्रिक। यार मैकटोमिनी हमारा डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, हमें उस पे चीज को ध्यान देना होगा कि कैसे हम वो गेम प्ले कंट्रोल करें। अगर हम फ्री रन दे रहे हैं पॉग्बा को ना ब्रूनो को, तो मैकटोमिनी अगर पीछे डिफेंसिव पोजीशन है तो वो होल्ड अप नहीं कर पाता प्ले। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान देनी होगी। हमें कैरेज जैसा कोई और सिचुएशन चाहिए जहां पे हम एक गेम प्ले बना पाए, तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी चीज है। राइट, इसके अलावा मुझे लगता है कि क्योंकि चेल्सी ने पॉइंट्स अब ड्रॉप नहीं किए हैं सिटी के अगेंस्ट, तो हमारे लिए सिचुएशन भी बहुत अब क्रक्स हो गई है। वुल्स अपने पॉइंट नहीं हार रही है, वुल्स भी अपने जीत रही है, और अभी हम सिर्फ गोल डिफरेंस के बेसिस पे हम उनसे सेम पॉइंट्स पे बैठे हैं। तो शेफील्ड का गेम एब्सोल्युटली आगे चले गए हैं हर्षित हमसे, आगे चले गए। नेक्स्ट गेम मुझे लगता है हम तो जीत ही जाएंगे तो फिर भी जीडी में हम रहेंगे साथ में। लेकिन शेफील्ड से मैं बहुत खुश हुआ जतिन, आई वुड मस्ट से। रैशवर्ड के वो 2 चांसेस और हो सकते तो वी कुड हैव बीन 5-0 अप, बट नॉनदलेस आई थिंक 3-0 इज अ रिमार्केबल विक्ट्री आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। अर्नब, आपका टेक? आई थिंक ये इस सीजन की, जितना मुझे याद आ रहा है, इस सीजन का सबसे कमांडिंग परफॉर्मेंस है। 4-0 हम जीते थे चेल्सी के अगेंस्ट में, पर हम सबको पता है कि सीजन ओपनर था वो, और चेल्सी पहले 20 मिनट में हम पे बहुत डोमिनेंट थे। वो ब्रेक पे एक पेनल्टी पे हमने गोल मारा, उसके बाद मैच बिल्कुल चेंज हो गया। बट जिस तरह का डोमिनेशन, बॉल कंट्रोल और अटैक की क्वालिटी हमने दिखाई है इस मैच में, हमने इस सीजन में और कहीं नहीं दिखाया है। तो इसी से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है कि हम टॉप 4 सील करेंगे, और मैं कहता हूं कि हम टॉप 3 सील करेंगे। मैं ओले से अग्री करता हूं कि टॉप 3 ही हमारा टारगेट होना चाहिए, और वो बिल्कुल पॉसिबल है। द थिंग इज कि देखिए, ग्रीनवुड को मैं ऐसे मैचेस में देखता हूं कि वो बहुत प्रेशर में खेलते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इसीलिए मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगता जब वो कुछ शॉट्स लेते हैं ऑन टारगेट और वो गोल नहीं हो पाते या मिस हो जाते हैं। तो एज अ यंग प्लेयर आई थिंक आपको उनको फ्रीडम देना पड़ेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, प्रोबेबली थोड़े चांसेस मिस हो जाएंगे, बट इट्स बेटर देन नॉट हैविंग शॉट्स एट ऑल। तो ये है कि पॉग्बा ब्रूनो का कॉम्बिनेशन अब क्लियर होता जा रहा है कि पॉग्बा डीपर खेलेंगे, ब्रूनो अटैकिंग खेलेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैटिच की गेम तो जब से वो लॉकडाउन खत्म हुआ है बहुत ही ब्रिलियंट लग रहा है, वो लग रहे हैं, पूरी टीम को ड्राइव कर रहे हैं। तो मैटिच का अच्छा खेलना बहुत जरूरी था हमारे लिए, आई गेस वो एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन फैक्टर। बिल्कुल, मैटिच टीम को बिल्कुल ग्राउंड कर रहे हैं, बिल्कुल उनका एक्सेस बन रहा है टीम का, सेंटर बैक्स ऊपर पुश कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है ये मूव। बट शेफील्ड्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, मैं अगर सच कहूं और इस सिर्फ शेफील्ड्स को देखूं, तो मुझे जरा सा डर सा लगता है शेफील्ड्स को देख के, क्योंकि शेफील्ड्स पे काफी होप्स है मेरी कि वो काफी सारे टीम से पॉइंट्स लेंगे। तो अगर इस तरह से वो परफॉर्म करते रहे तो मुझे डर है कि हम किसी और को, मतलब
पीछे छोड़ने में हमें तकलीफ आएगी, क्योंकि शेफील्ड इस पूरे के पूरी टॉप 4 रनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। तो आई होप कि आज आर्सेनल के अगेंस्ट में वो स्पार्क दिखे, और कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूं कि वो कप से बाहर हो जाए ताकि वो प्रीमियर लीग पे ही फोकस कर पाए शेफील्ड। तो लेट्स सी, बट ऑल इन ऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन, नो डाउट। तेजस्वी, आपका टेक? मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन था। पोजेशन के साथ इतनी अटैकिंग फुटबॉल मैंने बहुत टाइम के बाद देखी है यूनाइटेड की, जिसमें हमने पोजेशन इतनी रखी है। आई थिंक 62-63% पोजेशन पे हम खेले हैं उस गेम में, और इतने अटैक हमने बनाए हैं। मैटिच बहुत स्ट्रांग थे। शॉ की गेम अगर आप देखें कल और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, जो शॉ की परफॉर्मेंस शेफील्ड के अगेंस्ट थी बहुत अच्छी थी। बिसाका राइट पे बहुत स्ट्रांग है। पॉग्बा और ब्रूनो की पार्टनरशिप के लिए जो हम वेट कर रहे थे हमें मिडफील्ड में मिले, वो हमें मिल गई है, एंड इट इज परफॉर्मिंग वेरी नाइसली। प्लस रैशफोर्ड के जो 2 चांसेस मिस करे क्रिएटिव, उससे देखेंगे तो बहुत अच्छा है। उनको वापस अपना टच लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम फ्रेश इंजरी से बाहर आए हैं, ऊपर से 3 महीने से कोई गेम नहीं हुई है। मार्शियल का परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था। यूजुअली वो एक गोल करने के बाद भी अपनी एनर्जी लेवल्स बहुत नीचे कर देते हैं और ज्यादा गेम में इंटरेस्ट उनका बनता नहीं है जो भी होता है, बट इस गेम में मार्शियल फ्रॉम मिनट 1 टिल द लास्ट मिनट बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी। वो पासिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, फिनिशिंग उनकी बहुत अच्छी थी, और रन्स देख रहे थे। अगर ऐसे ही वो खेलते रहे तो आई थिंक टॉप 3 जैसे अर्नब ने बोला और वो कहते हैं कि, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है, कंसिडरिंग कि बाकी टीम अपने पॉइंट्स थोड़े से ड्रॉप कर दे। ग्रीनवुड की अगर हम बात करें तो आई थिंक ग्रीनवुड को फ्रीडम देनी चाहिए। हमारा जो फर्स्ट चॉइस 11 है उसमें हम ग्रीनवुड को फ्रीडम देना अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारी बाकी क्वालिटी है वो गोल स्कोर कर सकती है और डिफेंस भी अच्छा कर सकती है। तो आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स हैं, एक यंगस्टर अंदर आता है, 2 यंगस्टर अंदर आते हैं, उनको फ्रीडम देनी चाहिए, बिकॉज अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर आप यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करना, और इतने बड़े स्टेडियम में इतने बड़े लेवल पे आप खेल रहे हैं, तो जब तक वो फ्रीडम नहीं आएगी तब तक अंदर डर बैठा रहेगा और फिर आप आगे जाके अच्छी गेम से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से ग्रीनवुड ने जो किया वो हर गेम में ऐसे ही करते हैं। राइट फ्लैंक से अंदर आते हैं, लेफ्ट पे बॉल लेते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि रॉबिन दिख रहा है उनमें, बट आई थिंक वो आगे जाके काफी अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। मुझे शेफील्ड की सबसे अच्छी बात क्या लगी, मैटिच जिस तरीके से स्पेस कवर अप कर रहे थे ना, उससे बहुत ही एक फ्रीडम मिला ब्रूनो और पोग्बा को एक्सप्रेस करने का अपनी एबिलिटीज को। चाहे थोड़ा पोग्बा डीप भी खेले, बट यही सबसे अच्छी बात लगी और यही कैरी होता रहा, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही फायदा हो सकता है। चलिए बात पॉइंट्स काटने की हो रही है, तो ये भी जानना जरूरी है कि शेफील्ड यूनाइटेड को अभी लेस्टर सिटी, वोल्व्स और 2 लंदन की टीम्स के अगेंस्ट खेलना है, वो है स्पर्स और चेल्सी, जो कि टॉप 4 बैटल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक तरीके से लिंक्ड अप है ही है। तो अर्नब, आप किस तरीके से देखते हैं शेफील्ड अपना फॉर्म को रीगेन करती है एट द हाईएस्ट लेवल अगेन और मैच जीतना स्टार्ट करती है, तो ये जो 4 मैच है शेफील्ड के कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। देखिए, शेफील्ड की स्क्वाड उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। एक चीज नोट करने वाली है कि यूनाइटेड जितना अच्छा खेली शेफील्ड के अगेंस्ट में, शेफील्ड की बैक लाइन बहुत ऊपर खेल रही थी, तो दे वर बैकिंग देमसेल्व्स कि वो रैशफोर्ड, मार्शियल के अगेंस्ट में कवर अप कर सकते हैं, दे कैन कवर द ग्राउंड, पर क्योंकि उनकी फर्स्ट चॉइस डिफेंस और मैच में इन्वॉल्व नहीं थी, तो वो उस चीज को नहीं मैचअप कर पाए। तो अब वो वापस आएंगे आई थिंक बहुत जल्दी ही, वो सारे प्लेयर्स जो बाहर थे, जिनकी हमने पिछले एपिसोड में बात भी की थी जतिन की ये इनको शेफील्ड मिस कर रहे हैं, तो वो डिफेंडर्स जब वापस आ जाएंगे, और लिज मुसेट की इंजरी भी इंपॉर्टेंट है, पर आई थिंक एक रनिंग टीम है शेफील्ड, तो अगर वो ठीक से भाग के खेल पाए 90 मिनट के लिए तो किसी भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने लिवरपूल के साथ ही दिखा दिया था। तो वुल्व्स मेरे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेस्टर को मैं पॉइंट्स ड्रॉप करते देखता हूँ काफी सारे टीम्स के अगेंस्ट में, उनके पास भी स्पर्स हैं, उनके अगेंस्ट भी काफी बड़ी टीमों का मैच बचा हुआ है अदर देन शेफील्ड। तो लेकिन वुल्व्स के और हमारा रनिंग काफी सिमिलर है। वुल्व्स सिर्फ आर्सेनल के अगेंस्ट में और शेफील्ड के अगेंस्ट में खेलने वाले, ये 2 मैच है जिसमें से मैं एटलीस्ट कम से कम शेफील्ड से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे वुल्व्स के लिए, क्योंकि वुल्व्स एक बहुत ही
वेल ड्रिल्ड टीम है, एक प्रोफेशनल टीम है, उनको पता है कैसे परफॉर्म करना है। कल भी उन्होंने एक सिंपल सा मैच खेला है जिसमें ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं हुए हैं, पर दे वर सॉलिड एट द बैक। एक मौका मिला, दे स्कोर्ड और 1-0 लेके वो चले गए। टिपिकल टॉप 4 या टाइटल रन इन परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। तो आई होप कि शेफील्ड उस स्पार्क को थोड़ा बहुत वापस लाए। ड्रॉ भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आई होप कि वुल्व्स वाले मैच में शेफील्ड प्ले टू द बेस्ट, जो कि आई थिंक इसके बाद वाला मैच है उनका। तो 2 मैचेस टू गो, स्टिल सम टाइम इन द टू गेट देयर प्लेयर्स बैक फिट एंड मेक अ डिफरेंस। भीड़ हमारे पीछे पड़ चुके हैं, ये बात तो समझ आ गई हमें। सही बात। हर्षित, आप किस तरीके से देखते हैं वुल्व्स का रन और शेफील्ड के मैचेस, जो एक अच्छी टीम्स के अगेंस्ट है, जो टॉप 4 के साथ बैटल कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ? आई थिंक वुल्व्स के बहुत अच्छे चांसेस है जतिन, जहाँ पे वो अपने अपकमिंग इनके मैचेस है वहाँ पे एक बहुत अच्छी तरह फाइट देने वाली है। और शेफील्ड का, जैसे अर्नब ने बताया, क्योंकि अभी उनके ट्रिकी ओपोनेंट्स होने वाले हैं, शेफील्ड इज गोइंग टू लूज पॉइंट्स। लेकिन हमें जहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को देखना पड़ेगा वो वुल्व्स के अगेंस्ट देखना पड़ेगा। और हिमेनेज और आगे पीछे ट्रेवरे, इन सबकी पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग हो गई है। अगले सीजन भी अगर हम किसी तरह हिमेनेज को साइन कर पाए तो आई गेस हमारे लिए काफी अच्छी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो उस चीज को भी थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन वुल्व्स इज अ वेरी स्ट्रांग टीम है जो इस बार आ गई है। इतनी उम्मीद नहीं थी हमें। लास्ट टाइम वॉटफोर्ड और वुल्व्स दोनों ने काफी डोमिनेट किया था, लेकिन इस बार वॉटफोर्ड काफी नीचे चली गई और वुल्व्स ने वो स्टैंड अपना बना के रखा। तो आई होप वुल्व्स लूज पॉइंट अपने अपकमिंग मैचेस में, सो दैट कि हमारी और चेल्सी की जो रेस होने वाली है वो काफी लाइन अप हो जाए। बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग वो सिटी के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करेंगे और वो हुआ नहीं। सिटी के वो खोल के चले गए उन्हें। अब हमारी सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो गई है, तो वो देखें क्या करते हैं। तेजस्वी, आपका टेक? इतने सालों से जैसे एवर्टन और टॉटनहम 5th और 6th पोजीशन के लिए खेलते आए हैं, आई थिंक इस साल वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। वो शेफील्ड और वुल्व्स ने जगह ले ली है और बैक टू बैक हर गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक्सेप्ट लास्ट 2 गेम जो शेफील्ड ने नीचे परफॉर्मेंस किया। बट मेरे हिसाब से शेफील्ड के डिफेंस अगर वापस उनका प्रेफर्ड डिफेंस वापस आ जाएगा तो वो एटलीस्ट गोल कंसीड ज्यादा नहीं करते हैं, तो ड्रॉ या विन वो निकाल सकते हैं। और वुल्व्स की गेम देखें तो वुल्व्स की गेम इस टाइम पे बहुत सुपीरियर चल रही है बाकी 14 क्लब्स को अगर हम देखें नीचे वाले से, बिकॉज ट्रायोरे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हिमेनेज बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गोल स्कोरर निकल के बाहर आ रहा है। हर गेम में वो रिजल्ट ग्राइंड कर रहे हैं। तो शेफील्ड से मेरे को इतना वो नहीं लग रहा है कि वो टॉप 4 या 5th में भी फिनिश करेंगे, बट वुल्व्स डेफिनेटली, और जैसे उनका रन ऑफ फिक्चर्स है, आई थिंक हमें अपने पॉइंट्स किसी भी एंगल से लूज नहीं करने चाहिए। एक ड्रॉ भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है बिकॉज जिस रन पे वुल्व्स चल रहा है आई थिंक वो रिजल्ट ग्राइंड करते रहेंगे मोस्टली हर मैच में। तो मेरे हिसाब से वुल्व्स 5th में फिनिश करेंगे और हमारी आई थिंक टॉप 4 रन होगी। और सबसे टफ बात वुल्व्स के लिए है, उनको एवर्टन, बर्नले, क्रिस्टल पैलेस ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेलना है जिनके अगेंस्ट आप अगर पॉइंट लूज भी करते हो तो लगता नहीं है कि मतलब उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये भी बहुत ही डिसेंट प्रीमियर लीग साइड्स है जो किसी के भी अगेंस्ट पॉइंट काट सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की अपकमिंग मैच की, जो है ब्राइटन के अगेंस्ट एमएक्स स्टेडियम में अवे फ्रॉम होम। अभी बस ट्यूसडे नाइट को ही मैच होने वाला है। आप किस तरीके से देख रहे हैं हर्षित इस मैच को, और क्या लगता है कि वही जो मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्मेंस दी थी शेफील्ड के अगेंस्ट, क्या वो रिपीट हो पाएगी? मैं चाहता हूं जतिन वो रिपीट हो परफॉर्मेंस, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर भी है क्योंकि मेरी पास्ट हिस्ट्री अवे ब्राइटन पे अच्छी नहीं रही है। हम 2018 में उनसे 1-0 हारे थे। रिटर्न लेग अगली बार फिर जब होम हुआ फिर हम 3-2 हार गए। तो हमने देखा है ब्राइटन ऑन एन एवरेज ऑन ए जनरल पर्पस अपने होम पे बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार भी अभी उन्होंने आर्सेनल को हराया होम पे, लेस्टर से उनका ड्रॉ हुआ, राइट। तो ये सारी चीजें, वुल्व्स के साथ उनका ड्रॉ हुआ, तो ये सारी चीजें ब्राइटन को एक बड़ा हॉट स्पॉट में रखती हैं। एंड तो आई एम होपिंग कि यार ब्राइटन के साथ हम थोड़ा सा इस बार डोमिनेट कर पाए जो हमने शेफील्ड के साथ किया। ब्राइटन की पर्सनली अगर मैं बोला जाऊं तो सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वो विंग पूरा गेम खेलती है। अगर राइट में उनके बात करी जाए तो कॉनली है, स्टीफेंस डिफेंस में है और मूली है जो बीच में मिड संभालते हैं। लेफ्ट में अपना देखा जाए तो एलिस्टा है, मोपे है, और यहाँ से उनकी ना विंग का गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी मिड पूरी खाली है। ऑन द प्रीटेक्स्ट हमारी मिड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है,
हमारा विंग इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हमें अपना जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो अपना सेंटर से बनाना पड़ेगा। एंड आई थिंक अपना हम कम से कम 3-1 ये वाला पिक्चर निकाल पाएंगे ब्राइटन से, क्योंकि हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। वुल्व्स ने हमारा इतना कमर तोड़ कंपटीशन दे रखा है, तो वी डोंट हैव एनी बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, हमें ये जीतना ही है, एंड दैट इज द रियलिटी। अर्नव, आपका टेक? 15th पोजीशन पे है ब्राइटन लीग पे, बट इसका अभी के उनके करंट फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल प्री लॉकडाउन सिचुएशन था। लॉकडाउन के बाद जैसे हमारी जिंदगियां बदल गई है, तो ब्राइटन की भी जिंदगी बदल गई है। दो बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दिए हैं उन्होंने। मुझे उनके अटैकिंग ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। ट्रोसार्ड, मोपे, सोनी मार्च, पास्कल ग्रोस को बहुत ही अच्छे प्लेयर है। तो ऐसे 3-4 अटैकिंग ऑप्शंस है जो हमेशा से ही किसी भी प्रीमियर लीग मैच में आपके किसी भी वीक लिंक आपकी टीम के उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मैं बहुत कीनली वॉच करूंगा अगर मैटिच इस गेम में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब उनको शायद पास्कल ग्रोस के अगेंस्ट में खेलना पड़े, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ प्लेयर है। शेफील्ड का कोई भी ऐसा प्लेयर था नहीं जो इतना स्मार्ट है, जिसकी डिलीवरी इतनी अच्छी है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। वो पॉग्बा को उस तरह से फ्रीडम नहीं मिल पाएगी आई गेस आगे बढ़ने की। टाइट मैच एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन ये मैच प्रोबेबली मेरे लिए डिफाइन करेगा कि हम ये टॉप 4 की रेस में कैसे हैं। जैसा आई थिंक तेजस्वी पिछले मैच की बात कर रहे थे, मेरे लिए ये मैच थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रांगली बिल्ड डिफेंसिव साइड है, अपनी पीक पे आ रही है ऐसा लग रहा है। इससे अच्छा शायद ना परफॉर्म करे ब्राइटन। तो अगर हम इसमें 1-0 या 2-0, 2-1 भी जीत जाते हैं, 2-0 वुड बी बेटर, बट 1-0 या 2-1 भी जीत जाते हैं, तो आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ रीचिंग आवर गोल्स दिस सीजन। तो आई विल वॉच, ऑफ कोर्स मैं तो कहूंगा कि हम ही जीतेंगे। इट विल बी अ टफ वन, क्योंकि उनके स्टेडियम में है तो और भी टफ है, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। तेजस्वी, आपका टेक? मेरे ख्याल से जैसे ओले को जो फोकस है अभी वो टॉप 4 का ज्यादा लग रहा है, नाउ दैट कप से हम आगे निकल चुके हैं, सेमीफाइनल्स में आ गए हैं, तो टॉप 4 की जो हमारी वो है, तो ओले बहुत स्ट्रांग स्क्वाड फिर से लाइन करेंगे, प्लेइंग 11। और जिस हिसाब से हम शेफील्ड के अगेंस्ट खेले हैं और दोनों के आने के बाद हम अनबीटन स्ट्रीक पे चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और ब्राइटन नो डाउट बहुत टफ टीम है, बट आई थिंक होम और अवे का आज के टाइम पे कोई मेजर वो नहीं रहा, क्योंकि फैंस नहीं है और कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्टेडियम्स है। तो होम और अवे एडवांटेज जो एक होती थी वो आज के टाइम पे थोड़ी कम हो गई है कंपेयर टू ओल्डर टाइम्स, कोविड से पहले की बात करें तो। ब्राइटन नो डाउट टीम अच्छी है, करंट पोजीशन उनकी प्लेइंग पोटेंशियल को वो नहीं जस्टिफाई करता, बट आई थिंक जिस हिसाब से हम शेफील्ड के अगेंस्ट खेले थे, और अगर हम वैसा ही परफॉर्मेंस वहां देंगे, तो मेरे को लगता है कि हम शायद कंसीड भी करेंगे, और आई थिंक इजी विन आएगी यहाँ पे भी। 120 मिनट खेल चुके हैं ब्रूनो, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा 3 दिन के बाद ये मैच है, ये देखने वाला होगा। और अगर अब मुझे लगता है इस मैच में पॉग्बा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, ब्रूनो को थोड़ा सा हमें स्पेस देना पड़ेगा, वरना एक प्लेयर के बेसिस पे हम जीत नहीं सकते। और मेरे हिसाब से मैटिच, मैक्टोमिनाई या फ्रेड में से भी कोई एक जना खेलेगा। मेरे ख्याल से ब्रूनो 90 मिनट से गेम मेरे हिसाब से शायद नहीं खेलेंगे, और अगर स्टार्ट करेंगे तो 60th मिनट तक अगर हमारी 2-0 की लीड या वैसे कुछ स्कोर बना रहा, तो आई एम श्योर ब्रूनो को वो बाहर करेंगे, और मैक्टोमिनाई या फ्रेड में से कोई अंदर एक आएगा ही आएगा। 90 मिनट्स मेरे हिसाब से पॉग्बा को बिल्कुल देने चाहिए इस गेम में, मच मोर इम्पोर्टेंट, और आगे देखते हैं कैसा होता है। ब्राइटन ने अभी लेस्टर को 0-0 हराया अवे फ्रॉम होम, और आर्सेनल के अगेंस्ट होम में 2-1 उनको हराया था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस इम्पेक्केबल लगी। और उसके साथ देखा जाए तो लुइस डंक, जिनकी बात हमने नहीं की है इस पे, उनका भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहता है ब्राइटन के डिफेंस पे, क्योंकि वो हेडर्स भी मार लेते हैं और एक बहुत मैसिवली अंडररेटेड डिफेंडर भी है प्रीमियर लीग के।
जो ये सर्कमस्टांसेस और जिस तरीके से हम प्रीमियर लीग डिफेंडर्स की बात करते हैं उसमें मैसिवली अंडररेटेड लुइस डंक, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कॉर्नर्स में भी बहुत ही एक हार्मफुल सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो है क्वालिटी प्लेयर, और वो अगर कोई टॉप 6 क्लब भी उनको लेने में देखता है, पोटेंशियली आर्सेनल एंड ऑल, तो उनके लिए भी एक बहुत ही सूटेड प्लेयर होंगे लुइस डंक। तो उनके खिलाफ कैसे खेलते हैं वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि 1-on-1 सिचुएशन में तो किसी भी प्लेयर को बॉडी चेक कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। हर्षित, अर्नब, तेजस्वी, यूनाइटेड फेसफुल के सेकंड एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हैव योर से इन द कमेंट सेक्शन। आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रेडिक्शन सब पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप किस तरीके से देख रहे हैं यूनाइटेड का रन और यूनाइटेड के आने वाले मैच जो कि ब्राइटन के अगेंस्ट है अवे फ्रॉम होम।